दुनिया के बड़े डॉन को अगर आप उंगलियों पे गिनना शुरू करें ना तो उसमें एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी होगा। वही दाऊद जिसके अनगिनत धंधे हैं और हर धंधा हजारों करोड़ जितना बड़ा है। इन्हीं धंधे में से एक है बेटिंग यानी सट्टेबाजी का धंधा। और इस धंधे में सबसे ज़्यादा फायदा होता है क्रिकेट के बेटिंग से। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ लोग बेटिंग करते हैं और इससे दाऊद जैसे लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता है। इसी धंधे से निकला मैच फिक्सिंग का एक ऐसा सिलसिला जिसमें शामिल होने के आरोप दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लगते हैं। इसमें उन खिलाड़ियों की कमाई के साथ साथ दाऊद जैसे डॉन की भी कमाई होती है। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि जिस काले धंधे से दाऊद की इतनी कमाई होती है, आखिर उसी मैच फिक्सिंग का भांडा दाऊद ने खुद क्यों फोड़ दिया। तो देखिए, इन सभी चीज़ों की शुरुआत होती है साल 2000 में। एक बड़े ही इत्तेफाक वाली कहानी है ये, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का वो किसी और चीज़ का चल रहा था और पकड़े गए क्रिकेट जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी। दरअसल साल 2000 में ही दिल्ली के दो बड़े कारोबारी को जान से मार देने की धमकी दी जाती है। वो ऐसे कि उन्हें प्रोटेक्शन के लिए एक्सटॉर्शन का कॉल आता है और ये कॉल अपोलो टायर्स के मालिक और खन्ना ज्वेलर्स के मालिक के पास आई थी। और कॉल पर उन्हें धमकी देने वाला डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी सलीम हथेली होता है। दाऊद की इस गुर्गे की ताकत उसके हथेली में थी। वो थप्पड़ मार मार के लोगों की जान निकाल देता था, इसलिए उसका नाम भी सलीम हथेली पड़ा। अब यही कॉल अगर सलीम ने मुंबई के किसी बिजनेसमैन कारोबारी को किया होता ना, तो शायद वो दाऊद के नाम और हथेली के डर से चुपचाप पैसा उनके ठिकाने पर पहुंचा देते। लेकिन ये दिल्ली के कारोबारी थे, अड़ियल थे, यूं ही अंडरवर्ल्ड से कहाँ डरने वाले थे। तो उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी की एक तरह से कहें तो रिक्वेस्ट की। फिर दिल्ली पुलिस ने सलीम हथेली के फ़ोन कॉल को ट्रेस करने का प्लान बनाया और इसके लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई। पुलिस ने अपनी कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन यूनिट को एक्टिव किया और फ़ोन कॉल्स को ट्रेस करना शुरू किया। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल स्ट्रैटेजी अपनाई। वो ये कि सलीम हथेली को बातचीत में उलझा कर रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉल करे और पुलिस को उसकी लोकेशन और उससे जुड़े नेटवर्क का भी पता चल सके और इस पूरे एक्सटॉर्शन गैंग जो चल रहा है ना इनका, दाऊद इब्राहिम का, डी कंपनी का, उसे अपने शिकंजे में लिया जा सके। इसी दौरान पुलिस ने खन्ना ज्वेलर्स और अपोलो टायर्स के मालिक को सलीम हथेली से एक्सटॉर्शन मनी जो मांगा जा रहा था उसमें भी मोल भाव करने के लिए कहा। फिर अपोलो टायर के मालिक से हथेली का मोल भाव इस हद तक बढ़ गया कि दाऊद का गुर्गा जो होता है हथेली, सलीम हथेली, वो पैसे की जगह कहता है कि तुम टायर्स ही दे दो। और पुलिस ये सभी कॉल जो है ना वो सुन रहे होते हैं। इसी कॉल के दौरान उस नंबर की भी पहचान हुई जिससे बात हो रही थी और पता लगा एक ऐसे भी नंबर का जो पहले भी धमकियों के लिए इस्तेमाल किया जा चुका था और यही नंबर किशन कुमार को धमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ये किशन कुमार जो है ना वो गुलशन कुमार के भाई हैं। वही गुलशन कुमार जो कि टी सीरीज के फाउंडर थे और मालिक भी थे। और इसी गुलशन कुमार को भी पैसों की उगाही के लिए ही दाऊद गैंग के लोगों ने मरवाया था। इसलिए पुलिस की निगरानी और भी तेज हो गई। फिर क्या, इस काम के लिए बाकायदा 2 कांस्टेबल रखा गया जिनका काम रोटेशनल शिफ्ट पर उस कॉल को सुनने का था। 24 घंटों उनका कॉल और वो जो नंबर आइडेंटिफाई किया गया था उन्हें 24 घंटे सुने जाने का काम था ताकि सलीम के जरिए दाऊद के पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट को एक्सपोज किया जा सके। ये जो डॉन थे, गैंगस्टर थे, इन लोगों के पूरे नेटवर्क को दबोचा जा सके। लेकिन जब दिल्ली पुलिस के प्लान के मुताबिक इन फ़ोन नंबर के कॉल को सुना जाने लगा तो काफ़ी हद तक सब कुछ नॉर्मल ही लगा। काफ़ी दिनों तक सुनने के बाद भी लगा कि जो कॉल हो रहे हैं ना उसमें अंडरवर्ल्ड का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये लोग तो पूरे दिन बस लाइव चल रहे मैच की बात करते रहते हैं कि कैच पकड़ा, नहीं पकड़ा, आउट हो गया, बस यही सब ये लोग पूरे दिन करते रहते हैं। पुलिस को पहले तो ये लगता है कि ये उन लोगों का कोई कोडवर्ड तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता है। बात सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका के लाइव मैच की ही हो रही थी जो उन दिनों भारत में ही ना चल रहा था। इसमें कांस्टेबल ने एक बात और बताई कि बीच बीच में किसी अंग्रेज की बोलने की आवाज़ भी आती है जिससे बाकी लोग टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इस पूरे कॉल को सुनने के बाद कई दिनों तक भी अंडरवर्ल्ड का कोई इनपुट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी रहती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्रिकेट की ही बात क्यों हो रही है इन डॉन और गैंगस्टर के बीच में।
ये सब कुछ चलता रहता है। इसी बीच दो कांस्टेबल में से एक जब अपने घर पर होता है अपने ऑफ ड्यूटी में और मैच देख रहा होता है, जो मैंने बताया इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा था, उसी मैच के दौरान, लाइव मैच के दौरान टीवी पर साउथ अफ्रीका के जो कप्तान होते हैं ना, हैंसी क्रोनिये, वो बोलते हुए नजर आते हैं, कमेंट्री कर रहे थे वो। और उसकी आवाज़ सुनते ही जो कांस्टेबल होता है उसका दिमाग 180 डिग्री घूम जाता है, क्योंकि ये उसी अंग्रेज की आवाज़ होती है जिसे वो रोज कॉल टैपिंग के दौरान घंटों घंटों तक सुनता था। यानी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से बात करने वाले में से एक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का कैप्टन भी होता है, और जिससे वो बात कर रहा था वो राजेश कालरा था। एक बुकी था वो, जिसका कनेक्शन लंदन के बिजनेसमैन संजीव चावला से भी था। मतलब भारत में चलने वाले मैच में, लाइव मैच में फिक्सिंग चल रहा था, खिलाड़ियों को फिक्स किया जा रहा था और उसी की बात कॉल पर चल रही थी। इसलिए कांस्टेबल ने तुरंत अपने सीनियर अफसर को इस बात की जानकारी दी। फिर पुलिस ने भी तुरंत दूरदर्शन से फुटेज मंगा लिए जिसमें हैंसी क्रोनिये की असली आवाज़ थी, जिसमें वो खुद बोलते हुए दिख रहे थे। वो इसलिए ताकि कॉल पर जिस अंग्रेज की आवाज़ उन्होंने सुनी, जिसे सुनने के बाद उन्हें लगा ये हैंसी क्रोनिये है, उससे मैच किया जा सके। जब फोन की आवाज़ को दूरदर्शन वाले हैंसी क्रोनिये की असली आवाज़ से मैच किया गया तो 100% मैच निकला, एकदम परफेक्ट मैच। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी जानकारी लग गई थी, इसलिए उन्होंने अब इसे अंडरवर्ल्ड के एंगल से नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग के एंगल से चेक करना शुरू किया। अब दाऊद के एक एक्सटॉर्शन कॉल से बड़ी बात पुलिस के सामने थी, और ये भी साफ था कि कहीं ना कहीं इस धंधे में भी दाऊद का ही कनेक्शन है, क्योंकि उसी के लोगों के कॉल से ये बात सामने आई थी। अब पुलिस ने और ध्यान से देखा तो पाया कि जो बातें फ़ोन पर होती थी वही अगले दिन मैच में भी हो जाता था। यानी खिलाड़ी मैदान में खेलने नहीं बल्कि फिक्स होकर उन सट्टेबाजों के लिए खेलने के लिए उतरते हैं। पुलिस के पास अब काफ़ी हद तक सबूत मौजूद हो गए थे, जो सीधे सीधे जांच के लिए खिलाड़ियों को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी था, और इसमें साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ियों का नाम था। लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या ये भी थी कि उनके पास सारे सबूत तो थे, जिसमें संजीव चावला, हैंसी क्रोनिये और साउथ अफ्रीका के कई और खिलाड़ी भी थे। लेकिन अगर पुलिस उसी समय केस दर्ज करती तो पूरी साउथ अफ्रीका टीम को गिरफ्तार करना पड़ता जांच के लिए, और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता था, बवाल मच सकता था दो देश के बीच और पूरे दुनिया के क्रिकेट जगत में। इसलिए पुलिस ने ये फैसला किया कि सीरीज के ख़त्म होने तक का वो इंतज़ार करेंगे, ताकि सीरीज ख़त्म होने के बाद वो आराम से अपनी जांच को कर सके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बवाल के। लेकिन इस इंतज़ार का फ़ायदा संजीव चावला ने उठा लिया, जिसे शायद भनक लग गई थी कि पुलिस की नज़र उस पर है, उसके फ़ोन कॉल को सुने जाने लगा है, और वो सीरीज ख़त्म होने से 4 दिन पहले ही भारत से भाग गया। शायद वो लंदन वापस चला गया। लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और सारे सबूत मीडिया को सौंप दिए। इसके बाद दोनों देशों में तहलका मच गया। सिर्फ दोनों देश में नहीं, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में। 8 अप्रैल 2000 को साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड की ओर से इसके बाद एक आधिकारिक, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसमें हैंसी क्रोनिये ने सारी बातों को झुठला दिया कि उन पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन असल में सबूतों की वजह से सारा दबाव उन पर ही बन गया, क्योंकि उसमें उनकी आवाज़ थी। जो मैच कर गया था वो फंसते हुए नजर आ रहे थे। फिर आखिरकार अंत में क्रोनिये ने मान लिया कि मैच में उन्होंने फिक्सिंग तो की थी। उन्होंने अंग्रेजी में जो कहा वो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि वो अपनी नैतिक और पेशेवर जो जिम्मेदारियाँ हैं उसे निभाने में वो असफल रहें, और इस पूरी चीज़ ने उनके छवि को बर्बाद किया। I failed in my moral and professional duties. I was not honest and I apologize unreservedly. बाद में इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आया जो एम.के. गुप्ता का था। अब सवाल था कि एम.के. गुप्ता कौन था? तो देखिए, गुप्ता अंडरवर्ल्ड का वो खिलाड़ी था जो अंडरवर्ल्ड, या यूँ कहें कि दाऊद के नेटवर्क के लिए मैच फिक्सिंग के लिए खिलाड़ियों को फिक्स करता था। वो
वो न सिर्फ खेल रहे खिलाड़ियों को फिक्स करता था, बल्कि उसकी नज़र ऐसी खिलाड़ियों पर भी रहता था जो छोटे मोटे मैच खेलते थे, रणजी ट्रॉफी वगैरह में खेलते थे, और उनके अंदर ये प्रतिभा दिखता था, ये टैलेंट दिखता था कि वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढकर एम.के. गुप्ता उसका पूरा ख्याल रखता था, उसे यह एहसास दिलाता कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करता। उस वक्त उसका कोई उससे मोटिव नहीं होता कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले में कुछ लेना, बल्कि उसे वो तैयार करता था कि वो उसका अच्छा दोस्त बन जाए और उसके कहने पे कुछ भी करे। फिर आगे चलकर जब वही आदमी, वही खिलाड़ी इंडियन टीम में सिलेक्ट होता था, तो वो उससे फेवर लेता था मैच फिक्सिंग के लिए। कुछ इस तरह से दाऊद का नेटवर्क काम करता है, जो प्लेयर चुने जाने से पहले ही प्लेयर को वो तैयार करने लगते हैं अपने फिक्सिंग के धंधे के लिए, बेटिंग के धंधे के लिए। और ये सब कुछ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कई खिलाड़ियों के नाम भी सामने आए, कहेंगे तो वो कहानी भी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी की कहानी में क्या होता है कि 15 जून साल 2000 को हैंसी क्रोनिये आगे चलकर एक और खुलासा करते हैं कि पहली बार एम.के. गुप्ता से उन्हें मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मिल पाया था, यानी जो भारतीय टीम के कप्तान थे, और एम.के. गुप्ता ने उसे $30,000 मैच हारने के लिए दिए थे। और इसके साथ ही टीम के जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि टीम में कौन कौन है और क्या क्या, इस तरह की जानकारी के लिए $50,000 दिए थे। तो इस तरह से क्रिकेट की दुनिया का एक काला सच सामने कुछ ऐसे आया कि दाऊद के गुर्गे की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जा रही थी, वो इसलिए ताकि एक्सटॉर्शन के केस का पर्दाफाश हो सके। लेकिन गैंगस्टर और डॉन को पकड़ते पकड़ते पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ा मैच फिक्सिंग रैकेट लग जाता है और कई बड़े बड़े खिलाड़ी का नाम इसमें सामने आता है। वही दाऊद इब्राहिम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन माना जाता है, उसके कई और भी काले धंधे थे, जिसमें से एक ये अवैध सट्टेबाजी का धंधा था, और इन सभी फिक्सिंग के पीछे भी उसका हाथ था। और अपने इस धंधे को चलाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता था, जो आपने इसमें भी देखा कि उसके एक धंधे को, एक जो जुर्म का दुनिया था, एक्सटॉर्शन, इन सभी चीज़ों को तलाशते हुए पुलिस कैसे उसके दूसरे काले धंधे तक पहुंच गए। दाऊद से जुड़े मैच और उसके फिक्सिंग की कई कहानियां हैं। जो कहानी आज मैं बता रहा था उसमें तो आज मैंने बस आपको इतना ही बताया कि कैसे एक्सटॉर्शन का एक केस जो है इत्तेफाक से मैच फिक्सिंग के खुलासे में बदल गया। और इसमें आगे और भी कई डिटेल है जो कि अगर मैं सुनाने जाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहानी भी डिटेल में सुनना चाहते हैं, या दाऊद की बेटिंग या मैच फिक्सिंग से जुड़ी और भी कोई कहानी, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ, या नहीं तो अपने लाइव सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।